नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? कूलाम के नियम का सदिश रूप। बच्चों, यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आज हम आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप 110% समझा देंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, बट आपको एक एक कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझा देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आपको बताते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। सबसे पहले हम आपको कूलाम के नियम के बारे में कुछ बता दें, आपको याद दिला दें। उम्मीद है आप पिछला वीडियो देखे होंगे, आपको कूलाम का नियम पता भी होगा। तो बच्चों, कूलाम के नियम के अनुसार जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल का सूत्र होता है वो आपका होता है F बराबर K Q1 Q2 अपन R²। यदि आप कूलाम के नियम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कूलाम के नियम वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है उसका मान होता है K Q1 Q2 अपन R²। तो बच्चों, K का जो वैल्यू है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4πε0 Q1 Q2 अपन R²। और K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आपका होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो बच्चों, कूलाम के नियम में दो आवेश होते हैं Q1 और ये आवेश होता है Q2। बच्चों, यदि हम आपसे पूछें Q1 से Q2 की दूरी और Q2 की Q1 से दूरी क्या है, तो आप हमें बताएंगे कि Q1 से Q2 की दूरी और Q2 से Q1 की दूरी क्या है? बराबर है। ठीक है, आंसर आपका सही है। लेकिन बच्चों, दिशा क्या है? अलग अलग है। Q1 से Q2 की दिशा और Q2 से Q1 की दिशा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम करने वाले हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप का निरूपण। मीन्स कूलाम के नियम के अनुसार जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F का सूत्र है उसी सूत्र को हम सदिश रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझने वाले हैं। तो बच्चों, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे बच्चों हम कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, अब देखिए हम आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझाते चल रहे हैं, आप मेरी बात को अच्छे से समझते चलिएगा। अब हम आपको बता दें, ये मान लीजिए ऐसे लिखा है R12। R12 क्या है? R12 है Q1 का स्थिति विस्थापन Q2 के सापेक्ष। ठीक है, इसे आप साइड में लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे आ गया R12, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले आवेश को। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों दूसरे आवेश को। ठीक है, हम एरो इधर क्यों लगाए हैं? क्योंकि जिस आवेश का स्थिति विस्थापन हो रहा होता है उसी की तरफ उसकी दिशा होती है। समझ गए? इनके बीच की दूरी तो बराबर है। मान लीजिए इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो Q1 से Q2 की दूरी 4 सेंटीमीटर, Q2 से Q1 की दूरी 4 सेंटीमीटर, लेकिन दिशा तो इनकी अलग अलग है ना। तो R12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। मीन्स इधर जो रहता है उस आवेश के सापेक्ष होता है और यहाँ जो लिखा जाता है उसी का स्थिति विस्थापन है, या जो कुछ रहेगा उसी का रहेगा। ठीक है, तो ये R12 को हम पढ़ते हैं Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन। क्या पढ़ते हैं? Q1 का स्थिति विस्थापन। तो ये समझ लीजिए Q2 से Q1 तक की दूरी हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब एक का दिशा इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि बच्चों Q1 से Q2 की दूरी और Q2 से Q1 की दूरी की दिशा अलग अलग है। दूरी तो समान है लेकिन दिशा अलग है ना। अब देखिए, तो ये आपका होता है R21। R21 क्या है? R21 को हम बोलेंगे, देखिए इधर जो रहता है इसके सापेक्ष है
और इधर जो रहता है उसी का जो कुछ है, चाहे स्थिति विस्थापन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वही रहता है। तो लिखेंगे आप Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति विस्थापन। क्लियर, मेरी बात समझ गए? अब देखिए, तो बच्चों R12 और R21 का परिमाण क्या है? हम मान लेंगे कि R12 का परिमाण है सिंपल R12। इस पे वेक्टर का साइन आप मत लगाइएगा बच्चों। जो ये वेक्टर का साइन होता है ना, इसमें जो तीर वाला निशान होता है ये दिशा को प्रदर्शित करता है, और ये वाला जो निशान होता है ना, ये बच्चों परिमाण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? परिमाण। और परिमाण और दिशा जब दोनों एक साथ मिलती है तो वह राशि कौन सी राशि हो जाती है? सदिश राशि हो जाती है। ठीक है, अब आप ध्यान दो। तो R12 हो गया। अब बच्चों R21, सदिश R21 का जो परिमाण होगा ये आपका हो गया R21। तो क्या देख पा रहे हैं? R12 और R21 का परिमाण जो है वो बराबर है। तो अब हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सदिश है, ठीक है, उसकी दिशा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, R12 क्या है? Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन। ठीक है, इसकी दिशा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? हम आपको क्या बताएं कि इसकी जो दिशा होती है, R12 की जो दिशा होगी ना, वो जिस आवेश का स्थिति विस्थापन होगा उसी के अनुदिश होगा। देखो आप, R12 Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन है, तो Q1 के स्थिति विस्थापन के ओर ही R12 है। और R21 क्या है? ठीक है, R21 की दिशा किधर है? Q2 की तरफ है, क्योंकि यहाँ R21 क्या है? Q1 के सापेक्ष है और Q2 का स्थिति विस्थापन है। जिस आवेश का स्थिति विस्थापन होगा उसका डायरेक्शन उसी के अनुदिश होगा। इतनी बात क्लियर? अब देखिए, इसको व्यक्त करने के लिए हम इकाई सदिश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इकाई सदिश का। तो चलिए हम आपको पहले समझा दें इकाई सदिश क्या होता है। देखिए, यदि मान लीजिए कोई एक वेक्टर है A, और इस वेक्टर का जो परिमाण है वो बच्चों है सिंपल A, तो इस वेक्टर का जो इकाई सदिश होता है उसको हम A कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और A कैप का जो मान होता है वो आपका होता है वेक्टर A अपान वेक्टर A का जो परिमाण है वो। ठीक है, इसे आप कहीं पे नोट कर लीजिए। ये आपका है सदिश राशि वेक्टर A, और सिंपल A क्या है? वेक्टर A का परिमाण है, और A का जो सदिश रूप होता है वो A कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर A अपान होता है A। क्लियर? अब देखिए, तो R12 की दिशा किधर होगी? इधर की तरफ है ना। अब देखिए, तो इसका इकाई सदिश आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देना, R12 का इकाई सदिश। ठीक है, अब देखिए, तो और इधर हो जाएगा R21 का इकाई सदिश। अब तो ये क्लियर हो गया कि R12 और R21 क्या है। तो बच्चों जो इधर रहेगा उसके सापेक्ष रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आगे आपको दिक्कत न हो। और इधर जो रहता है उसी का बच्चों स्थिति विस्थापन होता है। तो Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन, R21 का मतलब हो गया Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति विस्थापन, और R12 का मतलब हो गया Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन। क्लियर बात? अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि दोनों आवेशों के बीच बल किस प्रकार लग रहा होगा और उसकी दिशा किधर होगी। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों आवेश हैं ये दोनों धन आवेश हैं। तो दोनों यदि धन आवेश हैं तो उनके बीच बच्चों आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा? आपका जवाब क्या होगा? तो बच्चों आपका जवाब ये होगा कि यदि समान प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच जो लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है, और यहाँ पे ये दोनों आवेश यदि धनावेशित हैं तो दोनों के बीच बच्चों क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर? अब देखिए, तो Q1 के कारण जो Q2 पर बल लगेगा ना, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, उसकी दिशा बच्चों इधर होगी, और ये होगा F21। क्या होगा? F21। तो इसको आप क्या पढ़ते हो? F21। अभी हम क्या बताएं,
इधर जो रहता है उसके सापेक्ष होता है, और इधर जो रहता है जो मतलब हो रहा होता है इसमें, या स्थिति विस्थापन निकाल रहे होते हैं या बल निकाल रहे होते हैं, उसका मान होता है। मतलब R21 का मतलब ये हो गया कि Q1 के सापेक्ष Q2 पर लगने वाला बल। ठीक, अब देखिए Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर को होगी, तो Q2 के कारण लग रहा है तो ये आपका F12 हो जाएगा। तो F12 क्या है? F12 है Q2 के सापेक्ष Q1 पर लगने वाला बल। उम्मीद है आप सभी ये सब बातें समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम कूलाम के नियम को, जो यहाँ पे कूलाम का नियम लिखा हुआ है, इसको अब हम सदिश रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों F12 का जो मान होगा, F12 क्या है? Q2 के सापेक्ष Q1 पर लगने वाला बल। यदि आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं Q2 के सापेक्ष Q1 पर लगने वाला बल F12। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि F12 और F21 दोनों की दिशा क्या है बच्चों? विपरीत है। दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। अब ध्यान दीजिएगा, तो F12 का जो मान हो जाएगा वो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देना R12 का क्या? R12 क्या प्रदर्शित करता है? जो Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन है उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका हो गया दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम के नियम का सदिश रूप। पहला बल क्या था? Q2 के सापेक्ष Q1 पर लगने वाला बल। एक बल और लग रहा होता है, क्या लग रहा होता है? F21। तो F21 क्या है बच्चों? F21 है Q1 के सापेक्ष Q2 पर लगने वाला बल। तो इसको आप लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R21 का होल स्क्वायर, R21 का इकाई सदिश। क्लियर? तो यही है बच्चों क्या? कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसी को हम कहते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, उम्मीद है आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप समझ में आ गया होगा। बच्चों बस ये आप समझो कि R12 क्या है? इधर 2 है ना, मीन्स दूसरा आवेश के सापेक्ष, और इधर वाला होगा जो क्रिया हो रही होगी उसका लिखेंगे। मतलब Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति विस्थापन। F21 का मतलब Q1 के सापेक्ष Q2 पर लगने वाला बल, Q2 के सापेक्ष Q1 पर लगने वाला बल। बात समझ गए? अब ये दोनों बल क्या है बच्चों? एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, लेकिन परिमाण में क्या है? बराबर है। तो इन हमको लिख सकते हैं, इनको हम लिख देंगे, चूंकि F12 व F21 एक दूसरे के विपरीत तथा परिमाण में बराबर हैं, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं F12 बराबर माइनस F21। अब आप ध्यान देना, सदिश राशियां यदि एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो विपरीत दिशा को दिखाने के लिए हम बच्चों माइनस का प्रयोग करते हैं। माइनस का मतलब क्या हो गया? ये दोनों परिमाण में तो बराबर हैं,
लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। बच्चों यदि सदिश राशियां हैं और वो बराबर के चिन्ह से लिखी हुई हैं, एक दूसरे के साथ बराबर दिख रही हैं और इधर यदि माइनस नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये जो सदिश राशियां हैं ये परिमाण में बराबर हैं और इनकी दिशा भी क्या है, समान है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में क्या है बच्चों, विपरीत है। तो उम्मीद है आप सभी को कूलाम के नियम का सदिश रूप समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों अब हम बताते हैं कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का क्या महत्व है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप है उसका क्या महत्व है, और यदि आपके एग्जाम में पूछता है कि कूलाम के नियम के सदिश के रूप के महत्व को लिखिए तो आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है। आप सभी को पता है, मान लीजिए दो वस्तु हैं, तो पहली वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाती है उतना ही बल विपरीत दिशा में यदि दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाती है तो बच्चों इसे ही हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है उतना बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाती है, किस दिशा में, विपरीत दिशा में। तो इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो कूलाम के नियम के सदिश रूप में भी दिख रहा है कि Q1 के कारण Q2 पर जो लगने वाला बल है F21, क्या, F21, और Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है F12, ये क्या है, परिमाण में बराबर है और एक दूसरे के क्या है बच्चों, विपरीत है। ठीक है, मतलब जो बल का परिमाण है वो बराबर है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है वह न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। क्या करता है, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, या यूं कहें न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व को समझाइए तो आप यह बात लिख दीजिएगा कि दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला बल बराबर तथा विपरीत है। मीन्स परिमाण में बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत है। इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ये प्रश्न आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ सकता है कि कूलाम का नियम न्यूटन के किस नियम का पालन करता है। तो आप साफ साफ लिख दीजिएगा कि जो कूलाम का नियम है वह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, अब देखिए, अर्थात बल F12 व F21 क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं। बच्चों यदि आपसे एग्जाम में कूलाम के नियम का सदिश रूप 1 नंबर में पूछता है तो आप ज़्यादा कुछ मत करना, डायरेक्ट आप क्या करना, ऐसे फिगर बनाना, दो फिगर, ये Q1 आवेश और ये क्या है बच्चों, Q2 आवेश। तो Q1 के कारण Q2 पर जो लगने वाला बल है, Q2 पर जो लगने वाला बल है वो क्या है, F21 है, और Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है वो क्या है बच्चों, F12 है। इतना आप कर लेना। स्थिति विस्थापन देख लीजिए, R12 लिख देना, R12। ठीक है, R12 का मतलब क्या, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति विस्थापन। 1 जिधर रहेगा इधर वाला ना उसी की तरफ दिशा रहती है, और R21 आप ऐसे हो जाएगा, ये इनका स्थिति विस्थापन है। क्लियर है बात। अब आप क्या करना, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिख देना सदिश रूप। क्या लिख देंगे, सदिश रूप। और F12 का आपका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर R12 का कैप। और दूसरा लिख देना बच्चों F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का होल स्क्वायर
R21 का कैप। क्लियर है? आप 1 नंबर में यदि प्रश्न पूछता है तो आप डायरेक्ट इतना लिख देंगे तो आपको फटाक से 1 नंबर मिल जाएगा। उम्मीद है बच्चों कूलॉम के नियम का सदिश रूप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और यदि आप इस चैप्टर के शुरुआती वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को भी एक बार देख लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले किसी भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी तकलीफ न हो। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।